गुड इवनिंग क्लास। तो अभी हम लोग जियोग्राफी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जियोग्राफी में हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में डिस्कस किया था, कंप्लीट कर लिया था मैंने। तो आज के क्लास में हम लोग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में देखेंगे, ठीक है। सी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। क्लियर कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर हम लोग सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ था, इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ये डिस्कस करते हैं। अब सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, इससे रिलेटेड दो थ्योरीज होते हैं। क्लासिकल थ्योरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एंड दूसरा मॉडर्न थ्योरीज। क्लियर ना। देख, अर्ली और क्लासिकल थ्योरीज, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस को, प्लाने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को, टाइडल हाइपोथेसिस को, बाइनरी और सुपरनोवा हाइपोथेसिस को, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं बिग बैंग थ्योरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स काफी ज्यादा हेवी लगते हैं, ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से डिस्कस करोगे तो इजीली इसको समझ सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज के क्लास में गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे नेब्यूलर हाइपोथेसिस के बारे में एंड प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि नेब्यूलर हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर कौन से वो स्टेप्स है, क्या स्टेजेस है, ठीक है। तो चलिए क्लास को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। नाउ नेब्यूलर हाइपोथेसिस, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस है, इसको किसने दिया है, किस बारे में है। द नेब्यूलर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स हाउ सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। क्लियर कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इसके बारे में हमें नेब्यूलर हाइपोथेसिस में पता चलता है, या फिर नेब्यूलर हाइपोथेसिस का जो एक्सप्लेनेशन है इज रिलेटेड टू हाउ द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। It says the solar system formed from a huge cloud of gas and dust called a nebula. देखो, काफी टाइम जियोग्राफी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ये हाइपोथेसिस को डिटेल्स में डिस्कस किया जाता है, लेकिन अगर आप मेंस के जीएस सब्जेक्ट को देखोगे, या फिर मेंस के जीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस करोगे, या फिर उसके सिलेबस देखोगे, तो उसके अंदर आपको बस ये हाइपोथेसिस क्या है, किससे रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, बस इसको आप समझ लोगे तो इजी रहेगा। बहुत ज्यादा हैवी नहीं, मतलब बहुत कुछ डिटेल्स में डिस्कस नहीं करना है। जैसे नेब्यूलर हाइपोथेसिस का मेन क्रक्स क्या है कि इट सेज दैट द सोलर सिस्टम फॉर्म फ्रॉम अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट, जिसको हम लोग नेब्यूला कहते हैं। तो नेब्यूला हाइपोथेसिस का अगर वन लाइन में कोई सिंपल क्रक्स होगा तो वो ये स्टेटमेंट है कि नेब्यूलर हाइपोथेसिस के अंदर ये हाइपोथेसिस है। क्लियर, ये कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है। हाइपोथेसिस का मतलब आप लोगों को पता होगा शायद कि रिसर्च करने के लिए हमें कुछ हाइपोथेसिस, कुछ एजम्पशंस को लेके रिसर्च करना पड़ता है, राइट। तो ये वो हाइपोथेसिस है, राइट। तो जहां पे ये बिलीव किया जाता है कि जो सोलर सिस्टम है ये फॉर्म हुआ है फ्रॉम अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट,
डस्ट एंड गैस का एक ह्यूज क्लाउड होगा जिसको नेब्यूला कहा जाएगा, और उसी गैस और डस्ट का जो क्लाउड है वहीं से बाद में हमारा सोलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है या फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? किसने दिया है? दिस आइडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इमैनुअल कांट। 1755 में इमैनुअल कांट, जो कि एक थियोरिस्ट है, जो कि एक जियोग्राफर है, तो ये आते हैं और इन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज करते हैं, एंड लेटर इम्प्रूव्ड बाय पायरे साइमन लेप्लेस। ठीक है, 1796 में पायरे साइमन लाप्लेस इस थ्योरी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है कि कौन से वो जियोग्राफर है, कौन से वो रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को प्रपोज किया है। तो पहला फर्स्ट अगर होगा तो वो है इमैनुअल कांट, एंड उसके बाद अगर किसी ने किया है तो वो है पायरे साइमन लाप्लास, और टाइम पीरियड भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब बात करेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है। देखो, ये जो स्टेप्स है ये बहुत ही अच्छे से समझना है, इसको समझने की कोशिश करना, ना कि इसको रट्टा नहीं लगाना है। इसको जस्ट हमें समझना है कि इस हाइपोथेसिस के अंदर सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में कैसे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस कि किस तरीके से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट, ए जायंट नेब्यूला एग्जिस्टेड। तो रिसर्चर को पहले लगता था कि पहले एक जायंट नेब्यूला एग्जिस्ट करता होगा। नेब्यूला मतलब ये एक क्लाउड है जो कि गैस और डस्ट से बना है। अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस, मोस्टली इस गैस में यहाँ पे कौन सा गैस है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम and dust floated in space. Clear? This cloud is called nebula, और इस क्लाउड को हम लोग बोलते हैं नेब्यूला। ठीक है, उसके बाद का स्टेप क्या है? ग्रेविटी pulled the cloud together। अब देखो, आसमान में या फिर यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे ऐसे नेब्यूलास घूम रहे थे। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ठीक है, हम लोग सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना, अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल वर्क आता है, जो कि सारे जितने भी क्लाउड हैं इनको एक साथ लेके आते हैं। क्लियर? जो कि एक सेंटर में आ जाता है। द क्लाउड स्टार्टेड श्रिंकिंग, और जो भी क्लाउड्स है वो एक साथ मर्ज होकर श्रिंक करने लगते हैं। श्रिंक का मतलब कंप्रेस होने लगते हैं, उनका साइज छोटा होने लगता है। उसके बाद ये जो नेब्यूला है स्टार्टेड स्पिनिंग, और उसके बाद ये जो नेब्यूला है ये ऐसे स्पिन होना शुरू करता है। स्पिन मतलब घूमना, अपने ही पॉइंट पे ये स्पिन होना शुरू करता है। एज द क्लाउड बिकेम स्मॉलर इट बिगेन टू स्पिन फास्टर। जितने जितने जैसे जैसे जो नेब्यूला है इसका साइज छोटा होता गया, वैसे वैसे ही इसका स्पिन करने का जो स्पीड है वो फास्टर बनता गया। उसके बाद इट बिकेम फ्लैट लाइक अ रोटेटिंग डिस्क, और ऐसे ही करते 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 एक टाइम पे वो ऐसा एक फ्लैट डिस्क बन गया। क्लियर? समझ आया यहाँ तक मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ? इसके बाद क्या होता है? The sun formed. Most of the material gathered at the center. अब इस नेब्यूला में जितने भी मटेरियल थे ये सब कुछ सेंटर में गैदर होने लगा, और उसके बाद द सेंटर बिकेम वेरी हॉट एंड डेंस, और ये सेंटर, ये जो फ्लैट डिस्क है, ये फ्लैट डिस्क के सेंटर पॉइंट पे सारे मटेरियल एक साथ गैदर्ड होने लगा, और ये बहुत ही ज्यादा हॉट हो चुका था, डेंस हो चुका था, और यहीं से सन का फॉर्मेशन हुआ। ये सेंटर पॉइंट पे जो भी मटेरियल एक्युमुलेट हुआ, बाद में वो धीरे धीरे बहुत गर्म हो चुका था, डेंस हो चुका था, और बाद में वही एक्युमुलेट मटेरियल, गैदर्ड मटेरियल सन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि जो भी मटेरियल यहाँ पे एक साथ एक्युमुलेट हुआ उसी से सन का फॉर्मेशन हुआ।
यहाँ तक क्लियर है? हमें सिर्फ इस हाइपोथेसिस को समझना है। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट्स? चलो। यहाँ से हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस कि किस तरीके से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। रिमेनिंग गैस देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, जो हेवी मटेरियल था, मोस्ट ऑफ द मटेरियल, सारा मटेरियल नहीं, ज्यादातर मटेरियल सेंटर पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो गया था। अब क्या हुआ, जो रिमेनिंग गैस था एंड डस्ट था इन द डिस्क स्टार्टेड स्टिकिंग टुगेदर। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे नेब्यूला हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, एक साथ चिपकने लगा। जो हेवी मटेरियल था वो सेंटर पॉइंट पे आके एकोमुलेट हो गया था, और जो रिमेनिंग डस्ट एंड गैस का जो नेब्यूला था वो सब एक साथ चिपकने लगा, ठीक है। वो सब एक साथ एक साइड में स्टिकिंग होने लगा। क्लियर है? स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्म्ड रॉक्स। अब इसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स था वो रॉक करने लगा। देन प्लैनेटेसिमल्स एंड फाइनली प्लैनेट्स। तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस कि प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, पहले रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, फ्लैट डिस्क पे। वहां से प्लैनेटेसिमल्स एंड देन प्लैनेट्स। इस सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू नेब्यूलर हाइपोथेसिस प्लैनेट का इमर्जेंस कैसे हुआ है। पहले रॉक बना, देन प्लैनेटेसिमल्स बना, देन प्लैनेट बना। प्लैनेटेसिमल्स क्या है अभी बता दूंगी मैं। क्लियर? यहाँ तक समझ आया कि किस तरीके से जो गैस एंड डस्ट का जो नेब्यूला हुआ करता था, जो भारी भरकम था, वो सेंटर पॉइंट में जमा हो गया, जाके वहां से सन का फॉर्मेशन हुआ, और बाकी जो रिमेनिंग था वो एक साइड में जो डिस्क था, फ्लैट डिस्क, उसके अंदर स्टिक होने लगा। और फिर यहीं पे इसी जगह पे यहाँ पे पहले रॉक्स बने, फिर यहाँ से प्लैनेटेसिमल्स बने, देन यहाँ से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? बात करेंगे अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो मून है वो कैसे बना। अदर ऑब्जेक्ट्स वेर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन था, लेफ्ट ओवर मटेरियल, ठीक है, जो मेन मतलब भारी था वो, उससे पहले सन बना। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट मटेरियल था, जो मतलब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट था, उससे प्लैनेट्स बना। एंड देन जो लेफ्ट ओवर मटेरियल बच गया था उस फ्लोटिंग फ्लैट डिस्क पे, वहां से क्या बना, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कोम्स एंड मेटियोरॉइड्स। क्लियर हुआ कि लेफ्ट ओवर मटेरियल से क्या क्या बना था। तो ये है बहुत ही सिंपल भाषा में नेब्यूलर हाइपोथेसिस, और इसके 6 to 7 स्टेप्स। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। इसको बस ऐसे ही ध्यान में रखना। क्या? पहले फर्स्ट एंड जायंट नेब्यूला एग्जिस्टेड, कि पहले एक बहुत ही बड़ा सा डस्ट और गैस का एक स्पेस में, यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा सा क्लाउड बना। उसके बाद जिसको हम लोग नेब्यूला कहते हैं, फिर क्या होगा कि फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्पेस में जितने भी नेब्यूलर थे वो सब एक साथ आने लगे, एक जगह पे सेंटर्ड होने लगे, और उसके बाद वो क्लाउड श्रिंकिंग करने लगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो स्मॉल श्रिंकिंग क्लाउड था उसका स्पिन शुरू हो गया, और जितना उसका साइज छोटा होता गया उसका स्पिनिंग उतना ज्यादा फास्ट बनता गया। ऐसे स्पिन करते करते एक रोटेटिंग डिस्क, फ्लैट रोटेटिंग डिस्क बन गया, और वहीं पे जितने भारी भरकम मटेरियल था वो सेंटर पार्ट में एकोमुलेट हुआ और सन का फॉर्मेशन किया। उसके बाद जो रिमेनिंग मटेरियल था वहां से प्लैनेट्स बने, और जो लेफ्ट ओवर मटेरियल्स थे उससे एस्टेरॉइड्स बने, मून्स बने, ठीक है, देन कोमेट्स बने एंड मेटियोरॉइड्स बने। क्लियर है?
ये बहुत ईज़ी है, मुझे नहीं लगता कि नेबुलर हाइपोथेसिस इससे ईज़ी फॉर्म में आप लोगों को मिल सकता है। देखो यहाँ पे इमेज है, इस इमेज के थ्रू भी नेबुलर हाइपोथेसिस को आप लोग समझ सकते हो फर्स्ट। ये देखो यूनिवर्स में अ जायंट नेबुला अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट एग्जिस्टेड इन स्पेस। ठीक है, ये स्पेस में एक बहुत बड़ा सा जायंट नेबुला एग्जिस्ट कर रहा था जिसके अंदर गैस एंड डस्ट था। क्लियर। उसके बाद का स्टेप में क्या बना, ग्रेविटी पुल्स इट टुगेदर। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का इमर्ज हो गया और वो ग्रेविटी ने क्या किया, जितनी भी नेब्यूला था उसको एक साथ सेंटर पॉइंट पे अट्रैक्ट करना शुरू किया और ये जो ग्रेविटी था ये क्या हो गया, स्मॉलर होता गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखो इसका रोटेशन शुरू हो गया है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि किस टाइप का रोटेशन होने लगा था। जो स्पिन की बात मैं कर रही हूँ कि जैसे जैसे नेब्यूला का साइज छोटा होता गया वैसे वैसे ही उसका स्पिनिंग और ज्यादा फास्ट होता गया। ठीक है, तो उसका जो रोटेशन हो रहा था वो कुछ इस तरीके से हो रहा था और इसी तरीके से हो रहा था, तो इसीलिए ये जो फ्लैट सोलर डिस्क था जिसके अंदर सोलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, वो डिस्क यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जाके सोलर सिस्टम का जो रोटेटिंग फ्लैट डिस्क है ये इमर्ज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आके जितने भी इस नेब्यूला का भारी भरकम मटेरियल था, हेवी मटेरियल था, वो सब कुछ सेंटर पॉइंट पे आके कलेक्ट हो जाता है और सेंटर पॉइंट हॉट होता है और यहाँ से सन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो बिगिन करना शुरू करता है कैसे, डस्ट एंड गैस इन द डिस्क स्टक टुगेदर। ठीक है, देखो कितने सारे जो है, जो नेब्यूलस है, जो भी मटेरियल्स है सन के फॉर्मेशन के बाद ये सब एक साथ चिपक 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 के एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। आई वुड गेस कि आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा होगा, है ना? अभी दिख रहा होगा शायद। ये देखो यहाँ पे किस तरीके से सब एक साथ इकट्ठे हैं। उसके बाद क्या हुआ, प्लैनेटेसिमल्स फॉर्म हुआ। दिस रॉकी बॉडीज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स ग्रीव बिगर बाय जॉइनिंग विथ अदर। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि इस स्टेज में आके जब प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले रॉक्स बनता है। ठीक है, रॉक्स के बाद प्लैनेटेसिमल बनते हैं एंड देन यहाँ से प्लैनेट्स बनते हैं। अब देखो प्लैनेटेसिमल एक्चुअली क्या है, पहले रॉक्स बना जो कि एक सॉलिड बॉडी है। ये रॉक्स जैसे जैसे यहाँ पे मानो ये सब रॉक्स बन गए, ये सब एक साथ इकट्ठा हो के चिपक चिपक के पहले रॉक्स बना। उसके बाद जैसे जैसे रॉक्स बना तो वैसे वैसे सेम रॉक्स वाले जो सब्सटेंस बनने लगे थे, जो भी बॉडी बनने लगे थे, वो सब इकट्ठे चिपकने लगे। फिर रॉक से रॉकी बॉडी बनने लगा। क्लियर है कि बहुत सारे रॉक्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो वहां से जो भी जियोग्राफिकल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है उनको हम लोग रॉकी बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, जिस रॉकी बॉडीज को हम लोग प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है, कि पहले टुकड़े-टुकड़ों को फॉर्म जो छोटे-छोटे फॉर्म्स में रॉक्स बना, फिर बाद में स्पिन की वजह से ये स्पिन हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो स्पिन की वजह से क्या हो रहा है, जैसे आप लोग देखोगे कि अगर आप लोग किसी चीज़ को घुमाओगे, जिसके अंदर काफ़ी सारे मटेरियल्स है, वहाँ पे ना वो एक जगह से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ चिपकने लगता है, एक साथ कंबाइन होने लगता है, राइट? तो यहाँ पे भी सेम चीज हमें देखने को मिला कि जो रॉक्स फॉर्म कर रहे थे वो रॉकी रॉक्स एक साथ मिलके रॉकी बॉडीज फॉर्म करने लगे जिनको हम लोग प्लैनेटेसिमल्स बोलने लगे। ठीक है, और ये प्लैनेटेसिमल्स बड़ा होने लगा। जैसे मानो ये एक बड़ा सा प्लैनेटेसिमल है, यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स मिला है। जैसे जैसे ये घूम रहा है कोई एक पत्थर आया, यहाँ पे हिट किया और जाके इसके साथ चिपक गया, फिर घूमा, फिर जाके ये पत्थर यहाँ पे आया, इसके साथ चिपक गया। तो विथ द टाइम जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, प्लैनेटेसिमल्स का जो साइज़ है, ये बिगर होता गया, बड़ा होता गया और बड़ा होते-होते ये प्लैनेट्स बन गए। बहुत सारे सब्सटेंसेस थे, जो किसी के साथ नहीं स्टक किया, जो किसी के साथ मिला नहीं,
और वो सोलर सिस्टम में जो रोटेटिंग डिस्क है उस पे रिमेन ही लेफ्ट ओवर ही रह गए और वही लेफ्ट ओवर को हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड्स, मून्स। ठीक है, क्लियर है, समझ आया कि किस तरीके से रॉक से प्लैनेटेसिमल्स, प्लैनेटेसिमल से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जो जो एक जैसे रॉक्स है, रॉकी बॉडीज है, वो सब एक एक बॉडीज के साथ मिलने लगे। ठीक है, और देन बड़ा होता गया, एक एक प्लैनेट छोटा से बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया और अपने प्रेजेंट फॉर्म में आ चुके हैं। प्लैनेटेसिमल्स ग्रीव इनटू प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कोम्स एंड अदर बॉडीज। और जो लेफ्ट ओवर मतलब जो नेबुला का पार्ट रह गया था, जो किसी बॉडीज के साथ नहीं मिला, जो प्लैनेट फॉर्म नहीं किया, वो नेबुलर का पार्ट्स, वो जो सब्सटेंस थे, वहां से मून्स बने, एस्टेरॉइड्स बने, कोम्स बने एंड अदर बॉडीज बना। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो यहाँ पे डस्ट एंड पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म प्लैनेट्स मूव ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल, यहाँ पे ये जो सोलर सिस्टम का जो प्लैनेटरी डिस्क का डेवलपमेंट हुआ है, या फिर आसमान पे जो नेब्यूलर था उस टाइम पे, वो उसका जो सेंटर पॉइंट पे एक ये वाला जो ग्रेविट मतलब ये जो जितने भी नेब्यूलर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे, उनका एक सेंटर पॉइंट पे आना, आके कॉन्ट्रैक्ट होना और स्पिन करना, ये सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हुआ था। जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, तब तक ये नेब्यूला आसमान में घूम रहे थे, तैर रहे थे। ठीक है, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स का इमर्ज हुआ, वैसे ही हमें इस नेब्यूला का एक सेंटर पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, स्पिनिंग देखने को मिला और यहीं से जो सोलर सिस्टम का रोटेटिंग फ्लैट डिस्क है, इसका इमर्जेंस देखने को मिला। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम का इमर्जेंस किस वजह से हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अचानक से यूनिवर्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आ गया? लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है, ये अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया है। इसीलिए ये हाइपोथेसिस है, बहुत ज्यादा मतलब प्रूफ थ्योरी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। एविडेंस सपोर्टिंग नेब्यूलर हाइपोथेसिस क्या है भाई? प्लैनेट ऑर्बिट द सन इन नियरली द सेम डायरेक्शन। प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन सेम, मतलब जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस के मतलब नेब्यूलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने वाला जो एविडेंसेस अभी तक हमें मिले हैं, वो क्या क्या है? पहला एविडेंस है कि प्लैनेट्स जो सन के चारों ओर घूमते हैं, उनका सबका ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ से हम लोग गेस कर सकते हैं, जो रोटेटिंग फ्लैट डिस्क है, उसका जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगा और वहीं से प्लैनेट्स आए हैं, इसीलिए प्लैनेट्स भी सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन नियरली सेम डायरेक्शन। क्लियर है? दूसरा एविडेंस क्या है टू सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस? मोस्ट प्लैनेट्स लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सब कुछ सेम प्लेन पे है ना? अगर मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई एक यहाँ पे इसका जो मतलब बहुत ऊंचे ऊंचाई में होगा या फिर ये जो प्लैनेट है काफी नीचे में है, नहीं। अगर आप लोग देखोगे तो इनका जो हॉरिजॉन्टल अगर आप लोग लेवल देखोगे तो सबका सेम है। तो यहाँ से भी हमें पता चल सकता है कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस में जो सोलर सिस्टम के डिस्क के बारे में बताई गई है, तो वो सही है। ठीक है, यंग स्टार्स आर सीन विथ disks of gas and dust where planets are forming। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी यंग स्टार्स हैं आर सीन विथ डिस्क्स ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो भाई, जितने भी नए नए स्टार्स बन रहे हैं, वो मतलब वो सब कुछ
गैस एंड डस्ट के साथ ही हमें मिल रहे हैं, ठीक है? और प्लैनेट्स बन चुके हैं। यहाँ पे यंग स्टार्स के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है? मेटेओराइट्स आर अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, द सेम एज एज द सोलर सिस्टम। तो साइंटिस्ट ने बोला कि देखो जो मेटेओराइट्स हैं, उनका भी अगर हम लोग उसका एज निकालेंगे तो उनका एज भी अर्थ के समान है या फिर सोलर सिस्टम के जो एज है उसका इक्वल है जो कि है 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, ये जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस है या इसके अंदर जो कहा गया है कि नेब्यूला से ही सारा प्लैनेट का, सन का, मेटेओराइट्स का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब कि सही है। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेब्यूलर हाइपोथेसिस को दिया था, उन्होंने ये कुछ सपोर्टिंग एविडेंस दिए हैं, ठीक है? जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 3-4 डिस्कस कर लिया है। अब देखेंगे मेन फीचर क्या है, कि इस हाइपोथेसिस का मेन फीचर क्या है? द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये हाइपोथेसिस कहता है कि देखो जो सोलर सिस्टम है, ये 4.6 बिलियन ईयर्स अगो है। अभी तक आज के डेट पे ये बात सही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इस हाइपोथेसिस से कलेक्ट किया गया है। दूसरा, इट बिगन एज अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसको नेब्यूला बोला जाता है। इस हाइपोथेसिस के अंदर नेब्यूला के बारे में बोला गया है जो कि एक रोटेटिंग क्लाउड है, गैस और डस्ट से बना। तीसरा, ग्रेविटी वाज द मेन फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन, जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिस्टम का मेन फोर्स क्या है? कौन सी मेन फोर्स रहा है जिसकी वजह से ये पूरा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है? वो है ग्रेविटी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या ये नेब्यूलर एक जगह पे आते? तो क्या ये सोलर डिस्क फॉर्म करते? यहाँ से सन, मून, प्लैनेट्स, प्लैनेटिस, उसके बाद जितने भी मेटेओराइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स है, क्या उनका फॉर्मेशन होता? नहीं। तो according to this hypothesis, gravity is the main force behind the formation. क्लियर है? इसको ध्यान पे रखना। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। It's formed at the center. Planets formed from the remaining material in this. All planets move around the sun in nearly the same direction, ठीक है? और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जितने भी सन के चारों ओर घूमने वाले प्लैनेट्स हैं, उनका डायरेक्शन भी सेम है। A giant rotating cloud of gas and dust collapsed under gravity. The sun formed at the center, and the remaining material formed planets, moons, asteroids, comets, and other objects of the solar system. तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस आप लोगों को समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, क्लियर है। अब इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में भी मैंने अभी-अभी बताया कि इसके अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। यहाँ पे 4 बिलियन ईयर्स अगो की जगह हम लोग जीए भी यूज कर सकते हैं, राइट? तब चलो, इट बिगन फ्रॉम अ रोटेटिंग नेब्यूलम, ग्रेविटी वाज द मेन फोर्स, द सन फॉर्म फर्स्ट। और इस हाइपोथेसिस में बोला गया है कि देखो भाई सबसे पहले सन का फॉर्मेशन हुआ है। All planets move around the sun in early same direction because they form from the same rotating disk, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे एविडेंस के बारे में कि कौन से वो एविडेंस है जो भी एविडेंसेस हम लोगों ने अभी इमेज में डिस्कस किया है वही एविडेंसेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। मतलब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने फ्लोटिंग डिस्क के बारे में बताया था वो उन्होंने एक एविडेंस दिया है। ज्यादातर प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो सेम प्लेन पे है,
ये उनका दूसरा एविडेंस था। थर्ड, जो भी यंग स्टार्स हैं, स्पेस में जो दिख रहे हैं, वो हमेशा डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट के साथ ही दिखते हैं। तो यहाँ पे भी इस थ्योरी के सपोर्ट में ये एविडेंस दिया गया है कि देखो, जितने भी स्टार्स हम लोग आसमान पे देखते हैं, वो हमेशा गैस और डस्ट के साथ ही दिखता है। इसका मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस में जो नेबुला के बारे में बोला गया है, वो सही है। The solar system is about 4.6 billion years old, matching the age of meteorites. और meteorites के एज और सोलर सिस्टम का एज अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। दो जो इस हाइपोथेसिस को मानने वाले सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये भी एविडेंस दिया है। अब इस हाइपोथेसिस का एडवांटेज क्या है? इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ सन एंड प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये जो थियोरी है, ये जो हाइपोथेसिस है, इसमें सन एंड प्लैनेट के ओरिजिन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो हमें एक आइडिया मिलता है कि अच्छा, हमारा सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ होगा। रिवॉल्व इन द सेम डायरेक्शन। इसके बाद इस हाइपोथेसिस से हमें ये भी पता चलता है कि क्यों प्लैनेट्स सेम डायरेक्शन पे सब रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द सन। क्लियर है? क्योंकि इन ये जो प्लैनेट्स जहां से बने हैं रोटेटिंग डिस्क और उसके अंदर जो नेब्यूलर था, तो उन सब का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम था। इसीलिए जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका भी जो रोटेशन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, उनका डायरेक्शन भी सेम है। is supported by the modern telescope observations of young stars, ठीक है। और मॉडर्न टेलीस्कोप के थ्रू जो स्टार्स को ऑब्जर्व किया जाता है, और उस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है कि जो भी स्टार्स आज के डेट में स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा या जो जगह होगा, वहां पे डस्ट है, वहां पे गैस है। तो ये जो डस्ट एंड गैस का कॉन्सेप्ट इस हाइपोथेसिस में दिया गया है, तो ये भी हमें समझ में आता है, और इसके बारे में भी हमें इस हाइपोथेसिस से पता चलता है। क्लियर है? नाउ लिमिटेशंस। डस एक्सप्लेन वेरी डिटेल ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन। पहला, देखो, हर हाइपोथेसिस का कुछ लिमिटेशंस होते हैं। वो लिमिटेशंस इतना ज्यादा होते हैं और वो लिमिटेशंस इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर कोई हाइपोथेसिस अपने लिमिटेशन को ओवरलैप नहीं कर पाता है, तो वो हाइपोथेसिस कभी थ्योरी नहीं बनता है, ठीक है। जैसे ये एक हाइपोथेसिस है, राइट। अब ये हाइपोथेसिस अपने लिमिटेशंस को कवर नहीं कर पाया, अपने लिमिटेशंस को खत्म नहीं कर पाया, इसीलिए ये हाइपोथेसिस एक थ्योरी नहीं बन पाया। थ्योरी का मतलब होता है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है। साइंटिफिकली प्रूव, जिसके अंदर का जो लिमिटेशंस है, इन्होंने अपने लिमिटेशंस को भी खत्म कर दिया है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बस मेयर एक हाइपोथेसिस बन के रह गया है। बट इस हाइपोथेसिस से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो इसके लिमिटेशंस क्या है? पहला, कि इन्होंने प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में डिटेल नहीं बताया है कि कैसे रॉकी से प्लैनेटेसिमल्स, उससे कैसे प्लैनेट्स बना। ये जो फॉर्मेशन हुआ डिटेल में हमें नहीं पता। दूसरा, cannot fully explain some unusual rotations and tilts of certain planets such as Uranus, ठीक है। जैसे हर प्लैनेट का अनयूजुअल रोटेशन सिस्टम क्या है, क्यों है, कोई कोई प्लैनेट का टिल्ट्स कुछ अलग है दूसरे प्लैनेट से, इसके बारे में ये नहीं बताता है। Scientists have modified and improved this idea with modern research, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस हाइपोथेसिस में जो भी रिसर्च किया गया है, जो भी वर्क किए गए हैं, उसको एकदम से इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि मॉडर्न रिसर्च में इनको रखते हैं ताकि अपने आइडियाज को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सके। मतलब इस हाइपोथेसिस के आइडियाज को रख के मॉडर्न रिसर्चर्स अपने रिसर्च को आगे लेके जा रहे हैं। क्लियर है? अब
यहाँ पे मैं कुछ देखो, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स बता दूँगी, आई गेस आप लोगों को पता होगा। नेबुलर के बारे में बहुत बार मैंने डिस्कस कर दिया है, नेबुला क्या है आपको पता है। बहुत टाइम नेबुला का सिर्फ डेफिनिशन से क्वेश्चंस आते हैं। अब ग्रेविटी क्या है ये भी आप लोगों को शायद पता होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ये एक फोर्स है, ठीक है, दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर, ये एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ पुल करता है। उसके बाद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, ये टर्म काफी टाइम यहाँ पे पूछा जाता है अंडर दिस हाइपोथेसिस। तो ये जो अभी-अभी हम लोगों ने एक रोटेटिंग फ्लैट डिस्क के बारे में डिस्कस किया, उसी को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोला जाता है। ए रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट अराउंड यंग स्टार। अब देखो, यहाँ पे हमने एक रोटेटिंग डिस्क के बारे में देखा था, एक फ्लैट रोटेटिंग डिस्क, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि टेलीस्कोप के थ्रू कैसे साइंटिस्ट ने बताया है कि जो आज के डेट पे जो यंग स्टार हमें देखने को मिल रहा है, उसके चारों ओर भी एक डस्ट और गैस का कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, ठीक है। जैसे मानो ये एक, मुझे तो स्टार बनाना भी अभी मैं भूल गई हूँ ऐसा लग रहा है। जैसे ये एक स्टार है, ठीक है, ये एक यंग स्टार है, मतलब अभी अभी इसका इमर्जेंस हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अब इस स्टार के चारों ओर हमें एक डस्ट और गैस का एक रोटेटिंग डिस्क देखने को मिलेगा, बहुत ही लाइट लाइट फॉर्म में, जो कि टेलीस्कोप से जिसको देखा जा सकता है, ठीक है। ये सिमिलर वही डिस्क है, इसको प्रोटोप्लैनेटरी बोला जा रहा है, प्लैनेटरी डिस्क और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। ये डिस्क ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो कि रोटेटिंग फ्लैट डिस्क है, जहां से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो उसी टाइप का एक डिस्क यंग स्टार के चारों ओर देखने को मिलता है, रोटेटिंग करता हुआ, तो जिसको हम लोग प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोलते हैं। प्लैनेटरी डिस्क का मतलब होता है ये वो डिस्क है जहां से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि रोटेटिंग नेचर में है, जो कि फ्लैट है, ठीक है। और उसी तरीके से एक डिस्क स्टार यंग स्टार के चारों ओर भी देखने को मिलता है, जिसको प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोला जाता है। ये क्लियर है, समझ आया प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड। अभी बात करेंगे हम लोग प्लैनेटेसिमल के बारे में। प्लैनेटेसिमल क्या है? अ स्मॉल रॉकी बॉडी दैट joins with others to form planets, ठीक है। ये एक स्मॉल रॉकी बॉडी है जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और वहां से प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। उसके बाद आता है सोलर सिस्टम, जो कि आप सबको पता है, द सन एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम, क्लियर है। चलो, तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस आप लोगों को समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट।
तो आज के क्लास में मैंने सोचा था 2 हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे बट टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ नेबुलर हाइपोथेसिस को डिस्कस किया है। कल के क्लास में मैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस एंड टैबेटल हाइपोथेसिस को डिस्कस करूंगी। देन नेक्स्ट क्लास में बिग बैंग थ्योरी, बाइनरी थ्योरीज इनको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है और जियोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए, जियोग्राफी जीएस पेपर के लिए, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। और ये वो चैप्टर्स है ज़्यादातर स्टूडेंट जिसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है खुद से, तो इसीलिए वो इन चैप्टर्स को मतलब इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।